हेलो। एडवांस टैक्स के प्रोविजंस करने के बाद आज इस सेशन में हम एडवांस टैक्स को लेके कुछ फुल लेंथ प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रॉब्लम्स इस तरह से सेलेक्ट की गई हैं ताकि एक ही प्रॉब्लम एडवांस टैक्स के सभी एस्पेक्ट को कवर कर ले। प्रॉब्लम के डेटा को, फैक्ट्स को पहले मैं बोर्ड पर लिखूंगा और उसके बाद फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स राइट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज compute advance tax payable by X. The age of the X is given, it is 40 years. From the following estimated incomes. Estimated incomes. Obviously advance tax के लिए हम सारा का सारा estimation basis पे काम करते हैं, तो जो facts आपको दे रखे हैं उसके लिए बताया कि ये इनकी estimated incomes हैं. So I would write the problem. This is question number 1. Here, you are not able to see it. Now, yes. Now, question number 1. Compute advance tax payable by Mr. X, age 40 years, from the following estimated incomes. ठीक है, पूरी प्रॉब्लम यहां आपके सामने लिखी रहेगी और उसके आगे सॉल्व करेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 1 गिवन इज, सबसे पहले दिया है हमें यहां पर ग्रॉस सैलरी। द ग्रॉस सैलरी ऑफ द एसएससी इज 6 lakhs। पूरे साल के लिए जो सैलरी एस्टिमेट की है, ग्रॉस सैलरी एस्टिमेट की है, वो 6 लाख रुपए की है। ठीक है, ग्रॉस सैलरी के बाद में नेक्स्ट है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और ये है 3 लाख। ये भी पूरे साल का है। एनुअली कितना रेंट? 3 लाख रुपए का रेंट है। उसके बाद में है इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट कहां से मिला? सेविंग बैंक अकाउंट से मिला है। नाउ इंटरेस्ट, ठीक है, और ये इंटरेस्ट कहां से? सेविंग बैंक अकाउंट। और इंटरेस्ट का अमाउंट इज 12,000, 12,000 इंटरेस्ट की इनकम है, एक्सपेक्टेड इनकम। ठीक है, इंटरेस्ट के बाद में दोबारा से एक और इंटरेस्ट की इनकम है, इंटरेस्ट ऑन एफडी विद कंपनीज। दिस अगेन इज इंटरेस्ट इनकम ऑन एफडीज। कंपनीज में कुछ एफडीज लगाई हुई हैं जिसके अगेंस्ट इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, और वो इंटरेस्ट है 38,000। देन पीपीएफ कंट्रीब्यूशन, एसएससी ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया है। पीपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द एसएससी, अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोला हुआ है और उसमें कंट्रीब्यूट किया है 50,000, 50,000 रुपए इसमें कंट्रीब्यूट किया। राइट, इसके बाद में है टीडीएस ऑन सैलरी। टीडीएस, ये सैलरी के ऊपर है टीडीएस। जो एम्प्लॉयर है पूरे साल में इतना टीडीएस काट लेगा। अभी साल खत्म नहीं हुआ, हमने लेकिन आइडिया लगा लिया कि टीडीएस कितना बनेगा इसका टीडीएस जो है, प्रॉब्लम कहती है 46,350 रुपीज। इतना टीडीएस इसका सैलरी में से कट जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपके पास में आपके एसएससी की इनकम डिटेल्स हैं। एसएससी इज मिस्टर एक्स, जिसकी एज 40 इयर्स की है।
प्रोबेबल अर्निंग्स इस साल की ये हैं, आपने बताना है कि कितना एडवांस टैक्स पेएबल है। नाउ ध्यान से सुनो, जब हम कहते हैं कितना एडवांस टैक्स पेएबल है, इसके दो मतलब है, इसके दो बातें आपको निकालनी है। पहला, टोटल एडवांस टैक्स लायबिलिटी इसकी कितनी बनती है, और दूसरा ये एडवांस टैक्स पेएबल कैसे कैसे है। आप ऑलरेडी अब जानते हो कि एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाता है, ठीक है। तो दोनों बातें आपको बतानी है कि टोटल इसका कितना एडवांस टैक्स बनता है और फिर वो कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट्स में पे होगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। वास्तव में यहां पर इसका सॉल्यूशन 3 स्टेजेस पर आएगा। 3 बातें आपको यहां वर्कआउट करनी है। जो पहली चीज आपको वर्कआउट करनी है वो करनी है इस आदमी की, इस अपने एसएससी की एस्टिमेटेड टोटल इनकम। और एस्टिमेटेड टोटल इनकम का एक और नाम मैंने आपको बताया है, वो नाम क्या है, वो है करंट इनकम। इसका मतलब जो पहला आपका स्टेज है इस आंसर का, पहला स्टेप आपका जो इस आंसर में है, जो पहली चीज आपको वर्कआउट करनी है वो करनी है एस्टिमेटेड टोटल इनकम या फिर द करंट इनकम। जब आप एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकाल लोगे तो फिर हमारा सेकंड पॉइंट आएगा। सेकंड हम क्या चीज वर्कआउट करेंगे, सेकंड स्टेप में हम वर्कआउट करेंगे इसकी टोटल एडवांस टैक्स लायबिलिटी। जब हम वो कंप्यूट कर लेंगे तो फिर हमारा फाइनल थर्ड स्टेप होगा, जिसमें हम बताएंगे कि इस एडवांस टैक्स लायबिलिटी को पूरे साल में कैसे कैसे पे करना है, कौन सी उसकी ड्यू डेट रहेगी और कितना कितना अमाउंट हमारे एसएससी को अपने इन इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होगा। गेटिंग में समझ में आ गई बात। तो ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। बेस्ड ऑन दिस अब हम वर्कआउट करेंगे क्या चीज, सबसे पहले हम वर्कआउट करेंगे कि जो हमारा एसएससी है उसकी करंट इनकम कितनी है, एस्टिमेटेड टोटल इनकम कितनी बनती है। मैं इसको यहां पर एक लाइन लगा रहा हूं ऐसे, ताकि जितना हिस्सा क्वेश्चन का है वो अलग रह जाए। अब यहां पर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। नाउ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में कंप्यूटेशन ऑफ द फर्स्ट केस, कंप्यूटेशन ऑफ एस्टिमेटेड टोटल इनकम, जिसको हम करंट इनकम भी बोलते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ एस्टिमेटेड, ईटीआई, एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द एसएससी, ठीक है। कैसे कंप्यूट करेंगे, अब एक एक हेड अपना पकड़ लो। सबसे पहली इनकम बताई है, ग्रॉस सैलरी है 6 लाख की, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम, इस तरफ हम यहां पर अपने नैरेटिव्स डालेंगे, जो हमें टेक्स्ट लिखना है वो लिखेंगे, और यहां लास्ट में हम इसमें अमाउंट्स को डालेंगे, ठीक है। तो पहला केस है हमारा जो है ग्रॉस सैलरी का। सो लेट अस टेक ग्रॉस सैलरी। नाउ द ग्रॉस सैलरी गिवन इज 6 lakhs। हमें पता है कि सैलरी हेड में जो हमारा फाइनल फिगर निकलनी चाहिए वो चाहिए इनकम फ्रॉम सैलरी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन ग्रॉस सैलरी एंड इनकम फ्रॉम सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से अगर आप सैलरी हेड में जो डिडक्शंस मिलती हैं अंडर सेक्शन 16, 16(2) और 16(3) की 2 डिडक्शंस हैं, अगर आप उनको माइनस कर दो तो फिर आपके पास में इनकम फ्रॉम सैलरी ये बन जाता है, ठीक है। यहां पर हमारे पास जो फैक्ट्स हैं उसमें कहीं पर 16(2) या 16(3) की डिडक्शन के बारे में बात नहीं है। इसका मतलब द सेम ग्रॉस सैलरी वुड बी इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम हम इसको कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि कैसे आपने पेपर में लिखना है। मैं इस तरीके से लिख रहा हूं आगे अपने सॉल्यूशन को करते हुए, बिकॉज मेरे पास स्पेस का, आप देखते हो स्पेस जो है वो बहुत ध्यान से मुझे यूज करना है, तो फिर मैं ये बातें डायरेक्ट लिखूंगा, लेकिन ऑब्वियसली आपको साथ में बता के लिखूंगा। अभी इसका लिखने का तरीका, द ग्रॉस सैलरी गिवन इज 6 lakhs। ये हमारी जो ग्रॉस सैलरी बताई, ये बताई है 6 लाख की। हम क्या करेंगे, इसमें हम लेस करके दिखाएंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, 16(2), 16(3), जस्ट राइट 16, दैट इज सफिशिएंट। नाउ 16 में हमारे पास कोई भी डिडक्शंस यहां पर नहीं दी गई है, तो इसलिए हमने यहां डैश लगा दिया, और डैश लगाने के बाद अब हमारे पास जो इनकम फ्रॉम सैलरी आया दैट इज 6 lakhs। ये 6 लाख हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी है। द इनकम फ्रॉम सैलरी इज 6 lakhs। थोड़ा सा टाइम स्पेस की कमी है, मैं इसको थोड़ा सा और कंप्रेस करके लिखूंगा। द ग्रॉस सैलरी
the gross salary is 6 lakhs. Deduction under section 16 is nil, is nothing, and hence the income from salary, I would write it here in the next column, which is 6 lakhs. The income from salary is 6 lakhs. Got it? इधर भी लाइन रहने देते हैं. ग्रॉस सैलरी 6 lakhs, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 इज नथिंग, सो इनकम फ्रॉम सैलरी टेकन इन द नेक्स्ट कॉलम 6 lakhs. क्यों हमने इसको नेक्स्ट कॉलम पे ले लिया आप सबको पता है. जितने भी हेड्स की इनकम आएगी वो हम फाइनली यहां लिखेंगे ताकि हम इसको फाइनली एग्रीगेट कर सके, टोटल इसका लगा सके. नाउ द सेकेंड इज रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. प्रॉब्लम ने कहा है कि रेंट मिला है इतना, 3 लाख का रेंट मिला है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी हेड में जब हमें इनकम वर्कआउट करनी है तो हम जानते हैं कि इस रेंट के बेसिस पर अब आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वर्कआउट करनी है. हाउस प्रॉपर्टी हेड आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है तो यू नो इट कि कैसे उसको हम करते हैं. जब हमें रेंट दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ रेंट दे रखा है, हमारे पास कोई म्यूनिसिपल वैल्यूएशन नहीं है, हमारे पास अदर फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है, सो हम जानते हैं कि जो GAV है दैट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रेंट ओनली. एनुअल रेंट 3 लाख रुपए का है, सो वी कैन सेफली प्रिज्यूम दैट GAV इज 3 lakhs. ठीक है. अब GAV के बाद में अगर आप म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करो तो वो NAV बनता है. यहां पर म्यूनिसिपल टैक्सेस भी नहीं दिए हुए, दैट मीन्स NAV ऑल्सो इज 3 lakhs. NAV भी 3 लाख रुपए हो गई. ठीक है. जब आप NAV नेट एनुअल वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसके बाद में फिर सेक्शन 24 की डिडक्शंस देनी पड़ती हैं. और पहली डिडक्शन कौन सी होती है? वो है सेक्शन 24(1) की डिडक्शन, जो कि आपकी स्टैट्यूटरी डिडक्शन है, विच इज 30% ऑफ द NAV. ठीक है. तो अब मैं इसको लिखूंगा कैसे. यहां पर अब हम सेकंड बात लिख रहे हैं, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी करेंगे. तो सबसे पहले लेट अस टेक हियर इज NAV, नेट एनुअल वैल्यू. द नेट एनुअल वैल्यू इज गिवन टू अस एज 3 lakhs. 3 लाख की नेट एनुअल वैल्यू हमारे पास है. इसमें से अब हम लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24(1). स्टैंडर्ड डिडक्शन दिस इज अंडर सेक्शन 24(1) और ये कितना होती है? 30% ऑफ द NAV. राइट. सो व्हाट इज 30% ऑफ NAV? दिस इज 90,000. और इसलिए जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बन गई, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दिस बिकम्स 2,10,000. गॉट इट? ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई. नाउ द नेक्स्ट इज, अभी भी 2 और इनकम है, दोनों इंटरेस्ट की इनकम है. इसका मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाली इनकम है ये. तो अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डाल लेते हैं. एक इनकम है हमारे पास इंटरेस्ट, ये हमारे सेविंग बैंक में है, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है. कितना है ये इंटरेस्ट? ये है 12,000 रुपए का. और इसके अलावा हमारे पास एक और इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट है FDs के ऊपर, और ये इंटरेस्ट है आपका 38,000 का. सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अगर आप देखेंगे तो वो हमारे पास यहां पर कितने की है? 50,000 की है. दिस इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. IOS की इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड की इनकम 50,000 की है. ठीक है. बाकी जो 2 बातें हैं, PF कंट्रीब्यूशन और एक TDS ऑन सैलरी है. PF कंट्रीब्यूशन 80C में डिडक्शन मिलेगी आपको. ठीक है. अब इन सभी हेड्स की इनकम को आप एग्रीगेट कर लो, टोटल करो, कितना बनेगा ये? 6 और 2 8,60,000 रुपए, 8,60,000. ये हमारी क्या चीज बन के आ गई? ये हमारी एस्टिमेटेड GTI आ गई. दिस इज कॉल्ड द एस्टिमेटेड GTI. GTI भी निकालना हो ऐसे निकालोगे, लेकिन क्योंकि एस्टिमेटेड फैक्ट्स के बेसिस पर आप निकाल रहे हो, सो वी कॉल इट एस्टिमेटेड GTI. लिख लेते हैं इसको. दिस इज एस्टिमेटेड GTI. अब इसमें से क्या करना है आपको? जो डिडक्शंस आप दे सकते हो दे दो. कौन कौन सी डिडक्शन हम दे सकते हैं? एक तो PPF का कंट्रीब्यूशन है, सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलती है, तो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C विच इज 50,000. 50,000 की ये एक डिडक्शन है हमारे पास. क्या और कोई डिडक्शन भी है? आंसर यस. हम जानते हैं अंडर सेक्शन 80 TTB सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिला उसकी डिडक्शन भी आपको अवेलेबल है.
कितनी मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल है 80 टीटीबी में? ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए की डिडक्शन वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम 10,000 रुपए की, यहां पर कितना है इंटरेस्ट मिला हुआ, इंटरेस्ट मिला है आपको 12,000 का, लेकिन हम डिडक्शन मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं, ओनली अप टू 10,000। तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 की डिडक्शन हमारे पास अवेलेबल है, वो लेंगे। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीबी एंड दैट इज फॉर 10,000। कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो, मैक्सिमम डिडक्शन 10,000 ही टीटीबी में अवेलेबल है। बेशक 12,000 का इंटरेस्ट है, लेकिन 10,000 की ही डिडक्शन यहां पर मिल पाएगी। तो कितनी डिडक्शन टोटल हो गई, टोटल डिडक्शन आई 60,000 की, और अब हमारे पास कितना बचा, अब हमारे पास 8 लाख रुपए बचे आफ्टर डिडक्शन, एंड वी कैन कॉल इट द एस्टिमेटेड टोटल इनकम या फिर द करंट इनकम। सो दिस बिकम्स अवर ईटीआई, एस्टिमेटेड टोटल इनकम, या फिर दूसरा नाम जैसे ऊपर लिख दिया था करंट इनकम, इसका दूसरा नाम है। सिंपल, नो प्रॉब्लम। यहां तक आपने एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकाल दी, आपने अपने आंसर का फर्स्ट स्टेप कर दिया। 3 स्टेप में आंसर है, 3 स्टेजेस में आंसर है। पहली स्टेज आपकी ओवर हो गई, आपने एस्टिमेटेड टोटल इनकम 8 लाख रुपए की यहां पर ये निकाल ली। अब हमें सेकंड काम करना है। सेकंड काम क्या करना है, इस एस्टिमेटेड टोटल इनकम के ऊपर अब हमें अपनी टैक्स लायबिलिटी देखनी है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी आपका टैक्स बनने वाला है वही आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी भी है। सो आई कैन कॉल इट एडवांस टैक्स लायबिलिटी और सिंपली द टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी जब हमें निकालनी है, हमारे पास ये एसएससी इंडिविजुअल है, बिलो 40 ईयर्स है, तो हम इजीली थ्रू अवर स्लैब रेट्स यहां पर ये टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट कर सकते हैं। आप कहेंगे सर क्या ये हमारे स्लैब रेट्स और एडवांस टैक्स के जो रेट्स हैं ये सेम है? आंसर यस, ये सेम है। मैं आपको यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, वो ये है कि एक फाइनेंस एक्ट में जो एडवांस टैक्स के रेट लिखे हुए आते हैं वही नेक्स्ट फाइनेंस एक्ट में हमारे मेन इनकम टैक्स रेट्स बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए दिस इज सिंपल, जो आपके स्लैब रेट हैं वो हमें यहां पर ये टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करने के लिए अप्लाई करने हैं। चलो अभी एडवांस टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट कर लेते हैं। नंबर सेकंड, यहां पर भी मैं एक लाइन लगाऊंगा ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी से कुछ दिखे। नाउ द सेकंड थिंग इज कंप्यूटेशन of advance tax liability। ठीक है, सेक्शन 209 कैसे हमें कंप्यूट करनी है एडवांस टैक्स की लायबिलिटी, हमने इसको अच्छी तरीके से सीख रखा है। एसएससी की 8 लाख रुपए की एस्टिमेटेड टोटल इनकम है, हमें इसके ऊपर में टैक्स वर्कआउट कर लेना है। दिस इज सिंपल। 8 लाख के ऊपर अगर आप टैक्स वर्कआउट करोगे, योर एसएससी बीइंग ऑफ 40 इयर्स, तो सबसे पहले 2.5 लाख तक नो टैक्स। ठीक है, ये टैक्स रेट्स आप अच्छी तरह जानते हैं। इनिशियल 2.5 लाख नो टैक्स, एग्जम्प्टेड इनकम है वो। उसके बाद में नेक्स्ट जो 2.5 लाख है उसके ऊपर 10% का टैक्स रेट आएगा। इसका मतलब नेक्स्ट 2.5 के ऊपर 10% रेट लगाया तो 25,000 का टैक्स बना। ठीक है, 5 लाख तक की इनकम हमने आपकी ट्रीट कर ली। कितनी इनकम और बची, टोटल जब 8 लाख की इनकम है, 5 लाख आपने ट्रीट कर ली, 3 लाख की इनकम आपके पास और बची। ये 3 लाख की इनकम आपके नेक्स्ट स्लैब में जा रही है जो कि 20% टैक्स रेट का स्लैब है। 3 लाख के ऊपर आप 20% का टैक्स रेट लगाएंगे, दैट वुड बी कितना, 60,000, 60,000 रुपए वो हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर 8 लाख के ऊपर जब हमने स्लैब रेट्स लगाए तो हमारे पास जो टोटल टैक्स बन के आया वो कितना बन के आया, 25,000 प्लस 60,000, कितना बना, टोटल 85,000 का आपका यहां पर ये टैक्स बना। नो प्रॉब्लम, समझ आ रही है बात? कितना टैक्स बन गया आपका, यहां पर जो आपका टैक्स बना है दैट वुड बी 85,000। अब इसके आगे कैसे काम करना है, पहले तो ये लिखेंगे टैक्स लायबिलिटी, ये मैं ऑन फर्स्ट रुपीज 2.5 lakhs it would be nil, on next rupees 2.5 lakhs
it would be, the rate would be 10%, and thereby the amount would be 25,000. On balance of rupees 3 lakhs, 3 लाख का बैलेंस आप लगाओ 20% रेट से, दिस वुड बी 60,000. तो ये देखो यहां पर पूरे 8 लाख की बात आपने पूरी कर ली, और ये आपका टैक्स यहां पर 85,000 का आपका यहां टैक्स आ गया. ठीक है, अब हमें इस टैक्स में से क्या करना है, पहले इस टैक्स को कंप्लीट करना है बाय अप्लाइंग दी सेस. हमें पता है एजुकेशन सेस है 2% का और एसएच एजुकेशन सेस है 1% का. ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, सीधा 3% का सेस यहां अप्लाई करते हैं. नाउ एड सेस एट द रेट ऑफ 3%. नाउ 3% ऑफ 85,000, प्लीज वर्क इट आउट. आप इसको चेक करें, दिस कम्स टू 2550. सो द टोटल बिकम्स 87,550. ठीक है, इंक्लूडिंग सेस, द एडवांस टैक्स लायबिलिटी और द टैक्स लायबिलिटी इज 87,550. अब हमें पता है, कंप्यूटेशन आपने पढ़ा हुआ है 209 में, अगर किसी भी इनकम में से कहीं पर कोई टैक्स की डिडक्शन हुई है या होगी, उसको हमें यहां माइनस कर देना है. ठीक है, तो प्रॉब्लम ने बोला था कि सैलरी में से टीडीएस जो कटेगा वो 46,350 कटेगा. यहां पर अब हम क्या करेंगे, नाउ लेस टीडीएस किसका, सैलरी का, ये आपने यहां माइनस किया, द अमाउंट इज 46,350. राइट, माइनस कर दो, देखो कितना बचता है, 41,200. ये आपकी लास्ट फिगर आई है. अब याद करो सेक्शन 208, उसमें क्या कंडीशन लिखी हुई थी, उसमें लिखा था कि अगर आपकी ये फिगर, लास्ट फिगर 10,000 या उससे ऊपर है, तभी एसएससी को एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी है, नहीं तो उसको एडवांस टैक्स पे करना ही नहीं है. यहां पर यस, हमारी फिगर जो है वो 10,000 या इससे ज्यादा की है, ऐसे केस में यस, हमारे एसएससी को एडवांस टैक्स पे करना होगा. सो दिस इज हिज टोटल ओवरऑल एडवांस टैक्स लायबिलिटी. ठीक है, सेक्शन 208 आपको याद ही है. अगर ये 10,000 से कम की होती तो हम यहां ये कंक्लूड कर देते कि हमारे एसएससी को कोई भी एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. यहां पर ये फिगर उससे ज्यादा है, सो यस, हमारे एसएससी को एडवांस टैक्स पे करना होगा. सेकेंड स्टेज ऑफ द आंसर ये भी हमने पूरी कर ली. अब थर्ड स्टेज पर हमें क्या वर्कआउट करना है कि हमारा एसएससी ये एडवांस टैक्स कैसे कैसे पे करेगा. व्हाट इज द टाइम शेड्यूल, व्हाट इज द ड्यू डेट्स फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, और कितने कितने की हमारी इंस्टॉलमेंट बनेगी. राइट, तो अब जरा एक यहां पर भी लाइन लगा दी जाए. अब थर्ड पार्ट हमारे आंसर का, जिसमें हम लिखेंगे कि हमारे एसएससी को कैसे कैसे और कितना पे करना है. द एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट्स एंड ड्यू डेट्स. अब यहां पर बात हम क्या कर रहे हैं, हम सेक्शन 211 की यहां पर अब बात कर रहे हैं. एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट्स एंड ड्यू डेट्स, ये अब हम निकालेंगे यहां पर. ठीक है, हमें पता है कि टोटल कितना टैक्स है, 41,200 का टैक्स है. राइट, क्या आपके एसएससी ने 44 एडी ऑप्ट कर रखा है? 44 एडी की यहां कोई बात ही नहीं है. इसका मतलब जैसे 211 में बताया था, जो आपके पास में शेड्यूल है, जो टेबल है, वो हम यहां पर अप्लाई करेंगे इसकी एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए, और ये बताएंगे कि कब वो पे की जानी है. ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, इसकी जो ड्यू डेट है वो है, कितनी होती है, जून 15. ये बाई जून 15 पे करना है इसको, जून 15. सवाल यह है कि कितना अमाउंट ऑफ टैक्स इस इंस्टॉलमेंट में पे करना है. हमारा आंसर था कि पहली इंस्टॉलमेंट जो है उसमें 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे करना है. 15% ऑफ द एडवांस टैक्स लायबिलिटी. एडवांस टैक्स लायबिलिटी इज 41,200. सो 15% ऑफ 41,200 वर्कआउट कैलकुलेट करो कितना आता है. ये
15% ऑफ 41,200 कम्स टू 6180। तो पहली इंस्टॉलमेंट जो आप पे कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको गैप देके मैं लिखूंगा यहां पर, दिस इज 6180। थोड़ा सा गैप देके मैंने लिखा है, वो इसलिए गैप दिया है क्योंकि जो आगे हमारी इंस्टॉलमेंट आएंगी उनमें यहां पर हमारी वर्किंग थोड़ी सी ज्यादा होगी। सो दिस इज 6180, 6180, राइट? ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट की जो ड्यू डेट है वो इसको पे करना है बाई जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, बाई सितंबर 15। और सितंबर 15 वाली इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी है? 45% ऑफ द एडवांस टैक्स लायबिलिटी माइनस पेड अर्लियर, वट एवर यू हैव पेड अर्लियर। नाउ 45% ऑफ 41,200 comes to 45% of 41,200, this minus whatever paid earlier, which is 6180. So this becomes 45% of 41,200, वर्कआउट करो कितना होता है। जब उसमें से आप 6180 माइनस कर देंगे, द आंसर वुड बी 12360, 12,360। ये आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो गई। 45% ऑफ 41,200 आप निकालो और उसमें से 6180 जो पहले वाली इंस्टॉलमेंट है वो आप माइनस करेंगे, तो ऐसे केस में सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपके पास आ जाएगा, विच इज 12360। नाउ कमिंग टू द थर्ड इंस्टॉलमेंट। ये जो थर्ड इंस्टॉलमेंट हमारे एसएससी ने देनी है वो कब देनी है? वो देनी है बाई दिसंबर 15। और इसमें क्या 75% ऑफ 41,200, इसमें से आपने माइनस करना है जो आपने ऑलरेडी ऊपर पे कर दिया है। क्या क्या आपने पे कर दिया? आपने पे किया 6180, आपने साथ में पे कर दिया 12360। सो हेयर द अमाउंट वुड बी 75% ऑफ 41,200 माइनस 6180 पहली इंस्टॉलमेंट, माइनस 12360 सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सो इस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपके पास फिर दोबारा से सेम 12360 आएगा। ठीक है। नाउ व्हाट इज द फोर्थ इंस्टॉलमेंट? फोर्थ इंस्टॉलमेंट में ये फाइनल इंस्टॉलमेंट आपकी टोटल एडवांस टैक्स लायबिलिटी माइनस वट एवर पेड अर्लियर। कितना? ये कब पे करनी है आपको? ये पे करनी है बाई मार्च 15। और यहां एडवांस टैक्स लायबिलिटी कितनी? 41,200 माइनस 6180 माइनस 12360 minus 12360 whatever you have paid earlier, and then finally this figure comes to, जब आप माइनस करते हो, it is 10,300। ठीक है। जब आप इसको टोटल करेंगे आपको टोटल वही 41,200 मिलेगा। आपने पूरा 41,200 पे कर दिया। कैसे कैसे? इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विच द एसएससी वुड हैव टू पे बाय जून 15, और इसमें कितना अमाउंट पे करेगा? 6180। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब पे करनी है? बाई सितंबर 15, उसमें 12,360 रुपए का एडवांस टैक्स पे करना है। थर्ड इंस्टॉलमेंट बाई दिसंबर 15, उसमें भी 12,360 का आपने अमाउंट पे करना है। और चौथी और फाइनल इंस्टॉलमेंट आपको मार्च 15 तक कर देनी है, जिसमें हमारा एसएससी 10,300 रुपए का एडवांस टैक्स पे करेगा। देयर बाई टोटल एडवांस टैक्स ऑफ 41,200 इट इज पेड। अगर एसएससी ने पूरे इस शेड्यूल को फॉलो करते हुए सही अमाउंट ऑफ टैक्स जमा करवाया तो ऐसे केस में उसको कहीं पर कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं होगी। हम आगे के सेशंस में एडवांस टैक्स के रिलेशन में क्या, कैसे इंटरेस्ट बीच में आता है, कैसे इंटरेस्ट लगता है, हम उसकी भी बात करेंगे। ठीक है। इस सेशन में हमने ये प्रॉब्लम कर ली। प्रॉब्लम में 3 चीजें आपने देखी कि कैसे हमें एस्टिमेटेड टोटल इनकम या करंट इनकम को वर्कआउट करना है। सेकंड केस आपने एडवांस टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट किया, और उसके बाद फाइनली आपने कहा कि ये एडवांस टैक्स बाय वे ऑफ दीज 4 इंस्टॉलमेंट्स इतना इतना अमाउंट करके हमारे एसएससी को पे करना है। गॉट इट? So that was the first full length problem on advanced tax for you. अच्छी तरीके से इसको देखो। इसी के बेसिस पे आप बहुत सारे सवाल कर लोगे, लेकिन इसके अलावा हम और प्रॉब्लम्स जरूर करने वाले हैं। सेकंड सेशन, थर्ड सेशन, इनमें अभी आप सिर्फ प्रॉब्लम्स ही देखोगे। ये प्रॉब्लम्स करने के बाद में
फिर आप किसी भी प्रॉब्लम को इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो और कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।